हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था जीएसटी का और हमने अच्छे से समझ लिया था कि सेट ऑफ कैसे होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशंस कैसे रहती हैं। आज हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे। हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है इस जीएसटी को, क्या जर्नल एंट्रीज रहती है हमारी। तो टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पहले करनी पड़ेगी, जो भी हमारा रिमेनिंग थ्योरी वाला पार्ट रह चुका है। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। तो अब जीएसटी ऑलरेडी समझने के बाद पहली चीज़ जो हम लिखने लगे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमें ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पता है, हमें सिर्फ अब इसको नोट डाउन करना है कि बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी हमें आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है, इसने सारे टैक्स हटा दिए। हमने अच्छे से देखा था, पहले क्या लगता था, सेंट्रल टैक्सेस अलग से लगते थे, स्टेट टैक्सेस अलग से लगते थे। सेंट्रल टैक्सेस में एक्साइज होता था, सर्विस टैक्स होता था, सीएसटी होता था। ऐसे ही स्टेट टैक्सेस में वैट हुआ करता था। ये सारे टैक्सेस इसने हटा दिए और क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। एक ही टैक्स आ गया जिसने उन सब टैक्स को हटा दिया। और दूसरी चीज़ ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। नो मैटर ये किस पर्सन ने पे करना है, सबको इक्वल टैक्स ही पे करना पड़ता है। और साथ ही में इसमें क्या होता है, ये टैक्स चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और इसको पे करता होता है कस्टमर, मतलब जो परचेजर होता है वो पे करता है। बट इसको कौन जमा करवा कर आता है, गवर्नमेंट को सेलर जमा करवा कर आता होता है गवर्नमेंट को, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, पे तो परचेजर ही करता है हर केस में। अब गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा, गवर्नमेंट को भी परचेजर ही जमा करवाता होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में परचेजर होता है वो पे करता है और सेलर जमा करवाता होता है। तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा लिखेंगे यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। अब सारे जो हमारे जीएसटी के रेट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री हमारा यही रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो 5%, 12%, 18% एंड 28% ये यूनिफॉर्म हमारे पास जीएसटी के रेट्स हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। हमें अच्छे से पता है कि ये जो जीएसटी पे करिए, क्या ये कॉस्ट है हमारे लिए, क्या एक्सपेंस है, नहीं। बिजनेसेस के लिए ये कॉस्ट या एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये जो जीएसटी पे करते हैं ये इनपुट टैक्स होता है विच कैन बी सेट ऑफ। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट टैक्स से और फिर नेट जो बैलेंस रहता है वो हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो क्योंकि हम इसको सेट ऑफ कर लेते होते हैं जीएसटी पेड को, इट इज़ नॉट ए कॉस्ट, इट इज़ एन एसेट। इनपुट टैक्स हमेशा हमारे लिए एसेट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो हमें अच्छे से पता है जीएसटी क्या होता है, वो एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिया था सेट ऑफ वाले प्रोविजंस वो कैसे चलते होते हैं और हमने समझा था कि नेट जो अमाउंट निकल रही होती है जीएसटी पेएबल की, इट इज़ ऑलवेज ऑन वैल्यू एडिशन। जितनी वैल्यू ऐड हो रही होती है हर स्टेज पर, उसी पर हम जीएसटी चार्ज कर रहे होते हैं। जिन भी बच्चों ने पहले से ये लेक्चर नहीं देखा हुआ, प्लीज़ जाकर पहले जीएसटी का जहाँ पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है वो वाला लेक्चर समझें, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में लगे। तो ये जो है ये होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जीएसटी के लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है, बस हम एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। पहला लिखेंगे डिक्रीज इन द cost of
गुड्स, हमारे जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू, जो कॉस्ट है जो कंज्यूमर को पड़ती होती है, जो परचेजर को पड़ती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे, टैक्स ऑन टैक्स भी पे करना पड़ता था, बट अब जीएसटी आ चुका, सिंगल टैक्स पे कर रहे हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया है, ये जो कॉस्ट है गुड्स की वो कम हो चुकी है। नेक्स्ट लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इस केस में क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि पहले क्या होता था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। अब ये मल्टीपल टैक्सेस हटा के क्या किया, एक टैक्स ले आए हैं। तो अब बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि पहले वो सारी एक एक एक्ट्स थी, एक्साइज ड्यूटी की अलग होती थी, सर्विस टैक्स की अलग होती थी, तो हर एक में अलग से बिजनेस को रजिस्टर होना पड़ता था। बट अब क्या होता है, अब सिर्फ हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना है और बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि क्या होता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाते होते थे एक ही चीज़ पर। अब क्योंकि एक सिंगल टैक्स रेट है अपना जीएसटी वाला, तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ चुकी है। और साथ ही में अगर आपको एडवांटेजेस पूछे जाते हैं जीएसटी के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या है, वो उसके एडवांटेजेस ही हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रेट आ गया है हमारे पास, और फिर यूनिफॉर्म है वो रेट, और जीएसटी पेड हमारे लिए कॉस्ट नहीं है, और वैल्यू एडेड टैक्स है, कैस्केडिंग इफेक्ट हट चुका है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जीएसटी के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर केसेस वेयर जीएसटी पेड इज अ कॉस्ट। तो अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि जीएसटी जो हम पे कर रहे होता है, मतलब जो इनपुट टैक्स रहता है वो क्या होता है, वो एक एसेट होता है। बट अब हम लोग वो केसेस देखेंगे जहाँ पे ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट एन एसेट, हमने जीएसटी पे भी कर दिया पर वो एसेट नहीं है हमारे लिए, बल्कि क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट, वो हमारे लिए एक खर्चा होता है। तो वो वाले केसेस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। पहला है पेमेंट ऑफ goods and services for personal use। अब पर्सनल यूज़ के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, उस पर आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, क्या आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपने पर्सनल यूज़ के लिए वो काम किया है, इसलिए हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, इट इज़ अ कॉस्ट, वो हमारे लिए एसेट नहीं होगा। सेकेंड लिखेंगे हम लोग पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो क्या वो आपके लिए एसेट होगा? वो एसेट नहीं होगा, इट इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे परचेज ऑफ व्हीकल्स। उसके बाद लिखेंगे फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। कोई व्हीकल्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, स्टाफ में हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो इन सब केसेस में क्या होगा, हमारे लिए ये जो खर्चा है, ये जो इनपुट टैक्स हम पे करने वाले हैं, वो खर्चा ही होगा, ना कि एसेट होगा। मतलब कि हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मतलब भी लिखते हैं, इज अ कॉस्ट का क्या मतलब है, इट कांट बी सेट ऑफ, तो तब वो कॉस्ट हो जाएगा, ना कि वो एसेट रहेगा। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें जीएसटी पेड हमारे लिए क्या होता है, वो एक कॉस्ट होता है, ना कि एसेट। तो ये हमें बस थ्योरी के लिए पता होना चाहिए, बट एक्चुअली क्वेश्चंस में क्या होगा वहाँ पे हम लोग सेट ऑफ कर पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर केसेस वेयर जीएसटी पेड, मतलब जो इनपुट टैक्स था हमारा, इट इज़ रिवर्स्ड। मतलब कि हमने जो इनपुट टैक्स को ऑलरेडी एसेट मान के चले हैं, कहाँ पे हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ पे उस एसेट को हमें कम करना पड़ेगा इनपुट टैक्स वाले को। पहला केस लिखेंगे हम लोग परचेज रिटर्न। तो अगर हम परचेज रिटर्न करें, जब हमने परचेजेस करी ही तब हमने इनपुट जीएसटी भी साथ में लिया था,
कि वो हमने पे किया है, वो हमारे लिए एसेट है। एक एसेट खड़ा किया था उस टाइम पे हमने, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनेट जितना एसेट खड़ा किया था इनपुट टैक्स वाला, उसको भी कम करना पड़ेगा। अभी जर्नल एंट्री सीखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इन केस ऑफ परचेजेस रिटर्न जो हमारे पास इनपुट टैक्स का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। हमें उस जीएसटी पेड को, उस इनपुट टैक्स को रिवर्स करना पड़ेगा परचेज रिटर्न के केस में। नेक्स्ट लिखेंगे गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर। तो अब प्रोप्राइटर ने क्या किया, हमें अच्छे से पता है कि वो खुद के लिए भी ले जाता होता है फॉर पर्सनल यूज गुड्स को। तो गुड्स हमने पहले परचेज किए होते हैं, परचेज किए वक्त हमने क्या किया होगा, इनपुट टैक्स पे किया होता है, एसेट खड़ा किया होता है। अब वो गुड्स ले गया तो वो गुड्स कम हो गए, तो अब गुड्स कम हो गए तो क्या होगा, साथ ही में इनपुट टैक्स भी हमारा कम हो जाएगा। वो जो एसेट खड़ा हुआ था एज इनपुट टैक्स, वो भी हमारा प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग गुड्स लॉस्ट या स्टोलन या फिर डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग गुड्स हमेशा खरीद कर तो लाए ही होते हैं, तभी उनके साथ कुछ होगा क्योंकि गुड्स हमारे पास पड़े हैं। तो अब गुड्स हमने परचेज किए थे, वही था कि इनपुट टैक्स हमने खड़ा किया था एज एन एसेट। अब वो गुड्स हमारे चले गए, वो लॉस्ट हो गए, वो गुम हो गए, स्टोलन किसी ने चुरा लिया, या डिस्ट्रॉयड वो खराब हो गए, तो वो उतने गुड्स की वैल्यू कम हो गई। तो प्रोपोर्शनेटली उतना इनपुट टैक्स भी हमें कम करना होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और लास्ट लिख लेंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब गुड्स चाहे हमने बांट दिए एज फ्री सैंपल्स, हमें ऑलरेडी पता है ये चीज़ें क्या होती है, या फिर हमने गुड्स ऐसे ही दे दिए एज चैरिटी, हुआ क्या, गुड्स हमारे कम हो गए, पहले परचेज करके लाए थे, इनपुट टैक्स को एसेट हमने खड़ा किया था, अब इतनी वैल्यू के गुड्स चले गए तो उनका प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स जो एसेट खड़ा किया था वो एसेट कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा उस जीएसटी पेड को, उस इनपुट टैक्स को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये जीएसटी पेड है ही क्या, ये है इनपुट टैक्स। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड in the case of sales return। जब हमने सेल करी होती है, हमें अच्छे से पता है हम जीएसटी रिसीव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते होते हैं आउटपुट जीएसटी। ये एक लायबिलिटी होती है, आगे चल के सेलर को ही क्या करना होता है, गवर्नमेंट को ये पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं। तो अब सेल्स रिटर्न अगर हमने कर दी तो क्या हुआ, सेल्स की वैल्यू उतने से कम होगी, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी लायबिलिटी जो है वो भी उतनी कम हो जाएगी आउटपुट जीएसटी वाली। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ सेल्स रिटर्न, आउटपुट जीएसटी विल आल्सो बी रिवर्स्ड। हम लोगों को उसकी वैल्यू भी कम करनी है, हमारी लायबिलिटी उतने से कम हो जाएगी। अभी जर्नल एंट्रीज के थ्रू सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लास्ट टॉपिक, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है, एग्जम्पशंस का मतलब हो रहा है एग्जम्प्ट होना, मतलब कि उन पे जो है जीएसटी नहीं लगता, अभी के लिए वो एग्जम्प्ट है, मतलब कि कोई जीएसटी उन पे नहीं लगने वाला। पहली चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि एग्जम्पशंस क्या क्या है जीएसटी में, कहाँ पे जीएसटी हमने लगाना ही नहीं है। तो पहला हमारे पास है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दी हो सकती है जहां पर बिजनेस ने क्या किया, वेजेस और सैलरीज पे करी, तो क्या उस पर जीएसटी लगाओगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वेजेस और सैलरीज की पेमेंट्स पे एग्जम्पशन है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता होता। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि अगर हमें ट्रांजैक्शंस में दिया होगा हमने वेजेस और सैलरी पे किए, जीएसटी का रेट भी हमें दिया है, हमने इस पे जीएसटी नहीं लगाना, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी वो क्या है, वो एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट लिखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और
टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी किसको, या तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी या फिर एम्बेसीज जो होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ की उनको प्रोवाइड करी, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है जीएसटी से, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल जो होता है वो भी एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट लिखेंगे हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करता है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता होता, इट इज़ एग्जम्प्ट। नेक्स्ट लिखेंगे एजुकेशन या एजुकेशनल सर्विसेज, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्प्ट है ये जीएसटी से। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग पे कोई खर्चा हमारा हो रहा है तो उसके ऊपर भी क्या है, जीएसटी नहीं चार्ज होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें यही वाला ध्यान रखना है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है हम लोगों को जिसमें वेजेस और सैलरीज हमने पे करे, उस पे जीएसटी नहीं लगाना है किसी ने भी, बिकॉज इट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है इस जीएसटी से रिलेटेड। तो अब इतना सब कुछ समझने के बाद हम लोग फाइनली जर्नल एंट्रीज पे जाने वाले हैं कि हमें अपनी अकाउंटिंग में इस जीएसटी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप सबको ध्यान में रखनी है वो क्या होगी, हमारी जो सप्लाई है वो हो का रही है। जब भी क्वेश्चन देखा आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हम लोग कहाँ पर हैं, मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ लोकेटेड है, और साथ ही में देखना है परचेज या सेल जहाँ पे भी हो रही है वो जो दूसरी चीज़ है वो कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब कि हम लोगों ने देखना है इंट्रा स्टेट कुछ हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, हर ट्रांजैक्शन में हमें देखना पड़ेगा। अगर तो हमारी वाली स्टेट में ही हो रहा है तो ठीक है, तो इंट्रा स्टेट है, क्या लगना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी क्या लगना है, यूटीजीएसटी लगना है। और अगर इंटर स्टेट है तो क्या लगना है, हमारा आईजीएसटी लगना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो बहुत ध्यान में रखना है हर एक ट्रांजैक्शन को देखते हुए कि इंट्रा स्टेट हुई कि इंटर स्टेट हुई। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट लिख भी लेते हैं, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। इन केस ऑफ इंटर स्टेट क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो अब हम लोग जो जर्नल एंट्रीज लिखने लगे हैं वो लिखेंगे इंट्रा स्टेट के हिसाब से। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो तब क्या हुई, इंटर स्टेट हुई, तो क्या करना है, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह क्या लिख देना है, आईजीएसटी लिखना है, और कोई भी चेंज नहीं होता जर्नल एंट्री में, क्योंकि हमें अच्छे से पता है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है क्या है, वो कंबाइंड, जब हम उसको कंबाइन करते हैं वो आईजीएसटी ही होता है। जो आईजीएसटी को हाफ पार्ट क्या होता है उसका सीजीएसटी और हाफ ही क्या होता है एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हमेशा इक्वल होता है और उसका टोटल हमेशा आईजीएसटी ही होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज किसके हिसाब से, इंट्रा स्टेट के हिसाब से हम लोग सारी जर्नल एंट्रीज लिखने वाले हैं। और अगर आपके पास तब क्वेश्चन में वो जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट वाली हुई, आपने क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह क्या लिख देना है, आईजीएसटी लिख देना है। सिर्फ इतना सा फ़र्क रहेगा। पहली चीज़ लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स हमने परचेज किए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमें अच्छे से पता है परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है। परचेज इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर हमने पैसे पे कर दिया, या फिर टू क्रेडिटर्स अगर हमने पैसे नहीं किए, उधार पे परचेज की है। बट अब क्या हो जाएगा, हम लोगों को जीएसटी इनकॉर्पोरेट करना है। हमें अच्छे से पता चल गया जब भी गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जीएसटी लगता होता है। तो अब जीएसटी लगता है तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट तो हमने डेबिट करना ही करना है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। साथ ही में परचेज कर रहे हैं, परचेज पे क्या करते हैं, इनपुट टैक्स पे करते हैं। पर क्या ये कॉस्ट होती है, नहीं, ये कॉस्ट नहीं होती, ये होता है एसेट। तो इनपुट टैक्स हमारा बढ़ जाता है, ये एसेट हमारा बढ़ जाता होता है, इसलिए डेबिट इंक्रीज इन एसेट। इनपुट टैक्स को भी हमें क्या करना होगा,
डेबिट करना होगा। तो अब इनपुट टैक्स हो किस तरह का सकता है, या तो वो CGST SGST होगा या फिर वो IGST होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रास्टेट के हिसाब से सारी जर्नल एंट्रीज लिखने वाले हैं। तो हमें लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर्स। ये है इसकी जर्नल एंट्री। तो लिखेंगे हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स। हम लोग हर चीज़ की रीजनिंग भी लिखने होते हैं, तो हम साथ में लिखेंगे परचेजेस को डेबिट क्यों किया, हमें पता है डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। इनपुट CGST को हमने क्यों डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस नहीं, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। इनपुट CGST हमारा एसेट है, हमें अच्छे से पता है। ये इनपुट टैक्स हम यूज करेंगे बाद में अपनी लायबिलिटी निकालने के लिए, मतलब कि हम आउटपुट टैक्स में से इस इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे, नेट हम लोग पे किया करेंगे। तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए इनपुट CGST डेबिट। तो यहाँ पे मैंने गलती से I लिख दिया, यहाँ लिखना था SGST। तो इनपुट SGST डेबिट, इनपुट SGST को क्यों डेबिट किया, सेम रीजनिंग, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। हमें अच्छे से पता है ये दो अमाउंट्स जो होगी वो हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि CGST के अमाउंट SGST के अमाउंट इक्वल होती है। और साथ ही में हमने बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया होता है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। क्रेडिटर्स अगर उधार पे ले तो इसको क्यों क्रेडिट किया होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये होती है रीजनिंग, और ये बनी हमारी प्रॉपर जर्नल एंट्री, जिसमें हमने GST को क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो जब हमने परचेज किया तो साथ ही में क्या हुआ, टैक्स भी हमारा डेबिट हो गया, वो इनपुट टैक्स। ध्यान में अब क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, क्या हम परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज कर रहे हैं इनपुट टैक्स इन्वॉल्व होगा, और अगर सेल कर रहे होते हैं तो क्या इन्वॉल्व होता, आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व होता। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, हर ट्रांजैक्शन में देखना है क्या वो इंटरस्टेट है, क्या वो इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट है CGST SGST, और बाय चांस ये इंटरस्टेट होती तो क्या लिखते, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, बस टू बैंक अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर्स। तो बहुत ही आसान चीज़ है, अगर हमें कॉन्सेप्ट सही से पता हो तो उसके बाद उसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग सेल ऑफ गुड्स। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले परचेज किया था, अब क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल्स की एंट्री हमें अच्छे से पता है, अगर कैश सेल कर दें तो कैश टू सेल्स हो जाती है, अगर उधार पे सेल करें तो डेटर्स टू सेल हो जाता है। अब GST वाला पार्ट इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब क्या होगा, अगर हम सेलर हैं तो हम लोग कलेक्ट करेंगे वो आउटपुट टैक्स। बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, पे हमेशा वो जो अमाउंट होती है टैक्स की वो परचेजर ही पे कर रहा होता है। हम लोग क्या देखते हैं, लायबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट को पे करने की। तो सेलर की वो लायबिलिटी होती है, जो कि हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते वक्त सीख लिया था। तो अब सेलर के लिए वो जो आउटपुट टैक्स होता है वो लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए जो आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व होगा, सेल हुई है तो आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व होना है, और परचेज में इनपुट टैक्स इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इनपुट लिखना है, आउटपुट लिखना है, और CGST SGST लिखना है कि IGST लिखना है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो अब सेल के केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बहुत ही आसान, बैंक अकाउंट या फिर डेटर्स या कैश भी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। फिर से रीजनिंग, बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट किया या डेटर्स को क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। सेल्स को क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। साथ ही में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को क्यों क्रेडिट किया है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमने सेल करी है, हम लायबल हैं, ये जो अमाउंट हमने कलेक्ट कर ली, रिसीव कर ली, उसको गवर्नमेंट को जमा करवाने के लिए। तो आई होप सभी को इतनी चीज़ विद लॉजिक समझ आई होगी। तो अब यहीं पे अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई होती तो क्या होता, ये CGST SGST ना लिख के हमें क्या लिखना होता, टू आउटपुट
IGST। तो करना ही क्या है, हर जर्नल एंट्री में बस CGST SGST को रिप्लेस कर देना है IGST से। बाकी सारे वर्ड सेम रहते हैं, इनपुट आउटपुट भी सेम रहता है, सिर्फ CGST SGST की जगह IGST हमने लिखना होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 हमने ऑलरेडी देख ली, अब परचेज देख ली, सेल्स रेट देख ली, तो परचेज रिटर्न भी हो सकती है। तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर परचेज रिटर्न, कि परचेज रिटर्न के लिए हमारी जर्नल एंट्री होगी क्या। तो अब परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती क्या, हमें अच्छे से पता है, वो होती है क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी कम हो जाती होती है और परचेज रिटर्न वाला जो हमारा खर्चा है, परचेज वाला जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते होते हैं। अब साथ ही में जब हमने परचेज किया था, क्या किया था, कुछ एसेट खड़ा दिया था जो हमने टैक्स पे किया था कि आगे चल के हम इसको सेट ऑफ कर लेंगे। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हमने खड़ाया था। अब क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इतना एसेट हमारा जो है वो कम हो जाएगा। जब परचेज की अमाउंट ही कम हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग उतना जो टैक्स बना था वो भी कम हो जाएगा। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमें टैक्स को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री लिखेंगे यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। हम लोग लिखेंगे रीजनिंग साथ में। क्रेडिटर्स को क्यों डेबिट किया, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी कम हो गई, हमने उसको सामान वापस कर दिया। परचेज रिटर्न को क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, हमारा परचेजेस वाला खर्चा कम हो गया। इनपुट CGST को हमने और इनपुट SGST को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमने परचेज करते वक्त ये एसेट खड़ा किया था, इनपुट CGST इनपुट SGST। तो अब जब परचेज रिटर्न ही कर दी, उतने वैल्यू के गुड्स हो ही गए कम, तो साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स का जो बेनिफिट था, जिसको हमने एसेट बोला था, जिसको हमने इनपुट टैक्स बोला था, वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST भी हमारा कम हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न की एंट्री हमने देख ली। अब क्या देखेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारी क्या होगी। तो अगर हमने करी है सेल्स रिटर्न, तो नॉर्मल हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न को क्यों डेबिट करते हैं, हमारी जो सेल्स होती है, इनकम जो होती है वो कम हो जाती है, तो डेबिट डिक्रीज इन इनकम, और साथ ही में क्या, हमारे जो डेटर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हम डेटर्स को क्रेडिट करते हैं। अब क्या हुआ, सेल के टाइम हमने आउटपुट CGST आउटपुट SGST को भी क्रेडिट किया था, लायबिलिटी थी। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो सेल करी थी गुड्स की वो हमें वापस आ चुकी है, सेल्स रिटर्न कर दी उस पर्सन ने, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी लायबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए आउटपुट CGST आउटपुट SGST इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी भी हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का अकाउंट। रीजनिंग लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों किया, डेबिट डिक्रीज इन इनकम, आउटपुट CGST आउटपुट SGST क्यों डेबिट किया है, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी यहाँ पे खड़ी हुई थी जब हमने सेल करी थी, अब वो कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी अपनी कम हो गई, तो क्या किया हमने, उसको डेबिट करना है। और टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमारा जो एसेट है वो कम हो गया, अब हमें उतने पैसे उससे नहीं मिलेंगे। तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये जर्नल एंट्रीज के पीछे रीजनिंग क्या है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक सही से समझा हो तो कोई जर्नल एंट्री पास करना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता, अच्छे से पता चल जाता होता है, कुछ भी रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्यों इसको डेबिट करी जा रहे हैं, क्यों इसको क्रेडिट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसकी जर्नल एंट्री बननी ही क्या चाहिए। तो सिर्फ वैसे ही मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, जो जो गुड्स के साथ होगा, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो टैक्स भी साथ में ही डेबिट होता है, जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो टैक्स भी साथ में ही क्रेडिट होता है।
ऐसे जब हमने गुड्स को क्या किया, परचेज रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न के साथ ही वो भी क्रेडिट हुआ, और जब हमने सेल्स रिटर्न करी तो गुड्स के साथ जो हुआ वो डेबिट हुए थे, तो साथ ही हमें हमारा टैक्स भी डेबिट हुआ। पर हमने ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी, इसको कहते हैं रट्टा मारना। हमने रट्टा बिल्कुल भी नहीं करना, क्रैमिंग हमने नहीं करनी, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। तो लॉजिक ये सारा था कि जब हम परचेज करते हैं गुड्स को तो क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉस्ट फॉर अस, वो हमारे लिए एसेट हो जाता है क्योंकि आगे चल के उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। इसीलिए वो इनपुट टैक्स जो होता है, परचेज के वक्त वर्ड ही क्या यूज़ करना है, इनपुट ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, तो वो इनपुट टैक्स हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट खड़ा हो जाता है हमारे पास। जब हम सेल करते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स होता है, वो लायबिलिटी होती है हमारे लिए, आगे चल के हमने उसको जमा भी करवाना होता है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इनपुट वर्ड यूज़ करना है, आउटपुट वर्ड यूज़ करना है। CGST SGST लिखना है या फिर IGST लिखना है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी तक क्या हमने देखा था, गुड्स खरीद कर लाए थे, अब क्या ला रहे हैं, एसेट खरीद के ला रहे हैं। अब एसेट खरीद के लाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर। तो अब क्या होगा, अब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज पे इनपुट टैक्स इन्वॉल्व होता है, हम टैक्स पे करते हैं जो कि हमारे लिए एसेट होता है, तो फिर से इनपुट CGST इनपुट SGST क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री लिखेंगे इसकी भी हम लोग, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर। फिक्स्ड एसेट को डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इनपुट CGST को क्यों डेबिट किया और इनपुट SGST को फिर से डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और यहाँ पे भी डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और बैंक और क्रेडिटर को क्यों किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट बैंक के लिए, और क्रेडिटर को क्यों, अगर उधार पर लेकर आया हो फिक्स्ड एसेट तो क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, बस टैक्स का हमने बीच में इनकॉर्पोरेट कर लिया कि फिक्स्ड एसेट को डेबिट किया, तो साथ में क्या होगा, हमने परचेज करा है, तो एसेट खड़ा हो जाएगा हमारे लिए उस इनपुट टैक्स के नाम से, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया। अगर इंटरस्टेट होता हम क्या लिखते, ये इनपुट CGST और SGST ना लिख के हम लोग लिख देते इनपुट IGST डेबिट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलेंगे हम लोग, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती है, पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होती है। तो अब क्या करना है, GST को हमने इन्वॉल्व करना है, तो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो GST भी हमें उस पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई खर्चा हो रहा है हम पे तो हमें उस पर GST भी पड़ा, तो हमें वो GST पे करना हुआ। GST जब पे करना पड़ गया तो वो क्या है, वो है इनपुट टैक्स। तो फिर से इनपुट टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और साथ में एक्सपेंसेस को तो डेबिट करना ही है, वो इनपुट टैक्स से हमारा एसेट खड़ा हो जाएगा। जर्नल एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री, जहाँ पे हमने एक्सपेंसेस को क्या किया है, पे किया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलेंगे हम लोग, तो अब था पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो अब हम लोग देखेंगे इनकम रिसीव्ड, फॉर इनकम रिसीव्ड। अब अगर हम कोई इनकम रिसीव करते हैं, हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर इनकम। अब क्या करना है, GST भी साथ में इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब हम इनकम रिसीव करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ GST का पार्ट इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो फिर से हम GST रिसीव कर रहे हैं, जैसे ही सुना GST रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट टैक्स हमारा वर्ड यूज होगा, क्योंकि हम साथ ही में क्या करेंगे, GST रिसीव करेंगे और आगे चल के हमें उसको गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा। जर्नल एंट्री लिखेंगे यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का अकाउंट, जो भी इनकम है उसका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, टू आउटपुट
CGST अकाउंट, क्योंकि हम सारा कैसे कर रहे हैं, हम सारा इंट्रास्टेट मान के हम सारी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। अगर इंट्रास्टेट होगा तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, CGST SGST की जगह हमने क्या लिखना है, IGST लिखना है। और 2 आउटपुट SGST अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग फॉर गुड्स withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज़। तो हमने ऑलरेडी देखा था इसमें क्या होता है, GST हमारा रिवर्स हो जाता है और इसमें याद करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि असल में क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब जब हमने परचेज की थी तब क्या किया था, परचेज को डेबिट किया था, इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी हमने डेबिट किया था, ये मान के कि ये हमारा एसेट है। लेकिन कुछ अमाउंट के गुड्स ये प्रोप्राइटर ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज, तो क्या ये हमारा एसेट बचा? जब परचेजेस की वैल्यू ही कम हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इनपुट CGST इनपुट SGST वो भी कम करना पड़ेगा, ये एसेट हमारा कम हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री रहेगी हमारे पास ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसेट खड़े किए हुए थे वो भी कम होंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो ये होती है जर्नल एंट्री इन केस गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि परचेज की अमाउंट कम होनी है और परचेज के साथ हमने क्या किया था, उतना एसेट भी खड़ा करा हुआ था हमने कि आगे चल के इसको सेट अप करेंगे, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट भी हमारा कम हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग लास्ट सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज भी सीख लेंगे। तो अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग, 8 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9th लिखेंगे गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स या फिर लॉस बाय फायर या फिर गुड्स स्टोलन। तो अगर ये सारी चीज़ें हों, हमें जर्नल एंट्री अच्छे से पता है। अगर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर देते हैं। अगर लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस, और अगर गुड्स स्टोलन हो तो लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। क्योंकि हमारी परचेजेस की वैल्यू कम हो जाती है, किस पे कम करते हैं, हमेशा कॉस्ट पे कम करते होते हैं हम लोग, क्योंकि परचेज कॉस्ट पर करी है तो परचेजेस को ही कम करना है, कॉस्ट पे ही कम करते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी अच्छे से सीख ली थी। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, जब परचेज किया था तो क्या किया था, इनपुट टैक्स पे किया था, बी इट CGST SGST या फिर IGST। उसका तो हमने यही ध्यान रखना है, इंट्रास्टेट था कि इंट्रास्टेट था तो उसके हिसाब से हम लोग वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, पर ध्यान में क्या रखना है, इनपुट था कि आउटपुट था। तो अब परचेज करी थी तो इनपुट टैक्स था, हमने पे किया था, तो अब वो पे किया था, हमने एसेट खड़ाया हुआ है स्टार्टिंग में जब परचेज किया था, वो एसेट कम करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, या फिर ये हो गया फ्री सैम्पल्स के लिए, अगर लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर अकाउंट, या फिर अगर गुड स्टोलन हो तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। इनमें से कोई एक डेबिट हो जाएगा, जो भी सिचुएशन हमें दी होगी। टू परचेजेस अकाउंट, ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री रहती होती है जो हमने सीखी हुई है कि कॉस्ट पे हम ये परचेजेस को कम कर देते हैं। अब साथ ही में हमने वो टैक्स पे किया था, वो इनपुट टैक्स हमने आज एसेट खड़ाया हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट उसको भी क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट CGST अकाउंट, क्योंकि हम इंट्रास्टेट मान के चले हैं अभी, और टू इनपुट SGST अकाउंट। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने ध्यान में सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है, एक तो इंट्रास्टेट, और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, GST को पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं। जब जब पे करेंगे तब तक इनपुट वर्ड आएगा, जब जब रिसीव करेंगे तब तक आउटपुट वर्ड हमारा
यूज़ हुआ करेगा। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे हम। तो अब आगे की जो एंट्रीज हैं उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ एंट्रीज, कि कैसे सेट ऑफ करते होते हैं हम। तो हमने देखा था कि जो IGST है वो IGST को भी कर सकता है, CGST को भी कर सकता है, SGST को भी कर सकता है। CGST के लिए हम CGST यूज़ करते हैं और IGST यूज़ करते हैं। SGST के लिए हम IGST यूज़ करते हैं और SGST यूज़ करते हैं। लेकिन CGST और SGST आपस में यूज़ नहीं हो सकते पेमेंट के लिए। तो हमने वही सेट ऑफ एंट्रीज देखनी है, तो हम इंट्रास्टेट मान के चले हैं। तो हमने कुछ CGST पे करना होगा, कुछ SGST पे करना होगा। ध्यान में क्या रखना है, CGST SGST नहीं सेट ऑफ हो सकते आपस में बिल्कुल भी। अगर आपने इनपुट CGST पे किया है, आप आउटपुट SGST पे करते वक्त वो इनपुट CGST नहीं माइनस कर सकते हो। वो आप सिर्फ किससे माइनस करोगे, आउटपुट CGST में से इनपुट CGST माइनस करके अपनी बैलेंस लायबिलिटी निकालोगे, और ऐसे ही आउटपुट SGST में से इनपुट SGST माइनस करके अपनी SGST की लायबिलिटी निकालोगे जो आप पे करोगे। तो इसके लिए पहली एंट्री हो गई फॉर CGST, क्योंकि वो हमें पे करना है। तो अब हमारी क्या होगी, कुछ आउटपुट टैक्स हमने लायबिलिटी, अब लायबिलिटी ये हम पे ऑफ कर देंगे। तो आउटपुट CGST हमारा डेबिट होगा, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। जर्नल एंट्री रहेगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। हम बैंक में जमा करवा देंगे पैसे, तो जो हमारी लायबिलिटी थी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हम आउटपुट CGST को डेबिट करेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट। इनपुट CGST को हमने एज एन एसेट खड़ा किया था। अब क्या करेंगे, हमेशा आउटपुट CGST में से हम इनपुट CGST माइनस करते होते हैं बैलेंस निकालने के लिए कि कितना बैलेंस हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब हमने क्या किया, ये एसेट कम कर दिया क्योंकि सेट ऑफ करने में यूज़ कर लिया ये इनपुट CGST। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने इनपुट CGST को क्रेडिट किया है, और साथ ही में टू बैंक अकाउंट। जितना बैलेंस होगा वो हम बैंक के थ्रू पे करेंगे, वो एक्चुअल में हमें जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उतने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है GST का, प्लीज़ जाकर पहले वाली वीडियोस देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझे GST का, और फिर ये जर्नल एंट्रीज आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी। तो CGST पे ऑफ करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है आउटपुट CGST डेबिट, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, टू इनपुट CGST क्योंकि हमारा एसेट कम हो जाता है, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया पेमेंट करने के लिए, अपनी नेट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, और नेट जो हमने पे करना था वो टू बैंक अकाउंट, उतना पैसा हमारा असल में चला गया। तो CGST को हमने पे कर दिया, अब SGST को भी हमें ऐसे ही पे करना होगा। तो फॉर SGST हमारी जर्नल एंट्री रहेगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, फिर से वही रीजनिंग, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये लायबिलिटी थी हमारी जो आउटपुट SGST हमने कलेक्ट किया था, अब हम इसको पे ऑफ कर देंगे, पूरी की पूरी लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। कैसे पे ऑफ करेंगे, कुछ तो इनपुट SGST से हमें मिल जाएगा, तो टू इनपुट SGST अकाउंट, फिर से सेम रीजनिंग, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। हमने ये खड़ा किया हुआ था एज एन एसेट, अब हमने अपने आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स माइनस किया नेट देखने के लिए कि हमें कितना पे करना है, और जो बैलेंस होगा वो हम पे कर देंगे बैंक से टू बैंक अकाउंट। रीजनिंग फिर से क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि नेट अमाउंट हम पे कर देंगे। तो अब सेट ऑफ का जो एग्जाम्पल था वो हमने अच्छे से सीखा था, हमने बस वहाँ पे CGST SGST नहीं लिखा था। तो सेट ऑफ वाला मैंने आपको लेकिन लिखवा दिया था कि IGST CGST और SGST कैसे कैसे हमारा सेट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिसके थ्रू हमें ये अकाउंटिंग जो एंट्रीज रहती हैं GST से रिलेटेड ये बिल्कुल सही से समझ आ जाएंगी। तो अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ एक और चीज़ लिखनी है, तो जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो इतनी ही होती है GST से रिलेटेड। लास्ट में बस हम लोग एक नोट लिख लेंगे यहाँ पर, GST इज चार्ज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट।
तो ट्रेड डिस्काउंट हमें अच्छे से पता है क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का हमें डिफरेंस भी पता है। जिन लोगों ने भी वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ जाकर पहले वो वाला लेक्चर भी देखें। तो अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड इन द इनवॉइस, तो हमें पता होता है नेट अमाउंट हमने कितनी पे करनी, तो अब जितनी पे करनी है उसी पे तो जीएसटी चार्ज होगा, तो इसलिए जीएसटी इज ऑलवेज चार्ज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, नेट जो अमाउंट निकलेगी उस पे हम लोग जीएसटी पे करेंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी से रिलेटेड। हमने पूरा जीएसटी समझ लिया कि कैसे होता है और अकाउंट्स में कैसे ये यूज होता है। रीजनिंग क्या होती है इसको इस तरीके से लिखने की, वो रीजनिंग क्या है वो उस कॉन्सेप्ट से ही आती होती है कि जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो एक एक चीज़ आपको जीएसटी के बारे में जो भी हमने लेक्चर में कवर करी वो सही से पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस अकाउंटिंग फॉर जीएसटी से रिलेटेड, ताकि हमें सही से जर्नल एंट्रीज पास करनी आ जाए, साथ ही में हमें ये जो सेट ऑफ करने वाली चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।